गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टर्पिनॉइड। हमारा जो पहले का वीडियो था उसमें हमने ये देखा था नेचुरल प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, टर्पीन्स क्या होते हैं, टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हमने पढ़ा था आइसोप्रीन रूल, स्पेशल आइसोप्रीन रूल, उनके एग्जांपल्स और उनके एक्सेप्शंस। इंट्रोडक्शन के स्टेप के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में वो प्लांट्स जिनके अंदर टर्पिनॉइड्स होते हैं उन्हें उनके अंदर से एसेंशियल ऑयल्स को निकाला जाता है और उन एसेंशियल ऑयल्स में से क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से इंडिविजुअल टर्पिनॉइड्स को अलग अलग किया जाता है। आइसोलेशन के स्टेप के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आइसोलेशन में जो भी टर्पिनॉइड निकली है उसके स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। उन मेथड से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। तो हमें अगर ये आइडिया लग जाए इन मेथड से, तो इन मेथड से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल की, उस टर्पिनॉइड की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, मास स्पेक्ट्रा, एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन की हेल्प से उस टर्पिनॉइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन 10 आ रहे हैं तो वो मोनोटर्पिन हो सकता है। अगर कार्बन की संख्या 20 आ रही है तो वो डाइटर्पिन हो सकता है। सेकंड है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता पोलरीमीटर से लगता है। कोई भी मॉलिक्यूल यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट या राइट की तरफ रोटेट करता है। और कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा अगर वो कायरल है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो अल्फ़ा टर्पिनॉल है जो आप देख रहे हैं, उसकी रिएक्शन अगर पोटेशियम बाइसल्फेट से होती है तो दो कंपाउंड बनते हैं, सेकेंड और थर्ड। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें अपन तो इनमें से एक जो है वो लैमोनिन है। लेकिन अभी कैसे पता लगाया जाए कि लैमोनिन है या नहीं है? देखिए, लैमोनिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये देखा गया पोलरीमीटर की सहायता से कि स्ट्रक्चर सेकंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और स्ट्रक्चर थर्ड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो लैमोनिन की जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर सेकंड। और आप इसको देखें तो स्ट्रक्चर सेकंड जो है वो कायरल भी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की हेल्प से भी हम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जब हमने टर्पिनॉइड्स पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि टर्पिनॉइड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होती है। ये ऑक्सीजन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में हो सकती है। तो हम हर एक फंक्शनल ग्रुप की कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगर कोई टर्पिनॉइड पर्टिकुलर रिएक्शन दे रहा है तो उससे ये आइडिया लग सकता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इनमें जो रिएक्शंस आएंगी वो आप देखेंगे कि आपने कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल। अगर उस टर्पिनॉइड में फिनॉल है तो क्या होगा? इसमें 3 रिएक्शन आप ध्यान रखें, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिथेन। जब फिनॉल की रिएक्शन एनहाइड्राइड से होती है तो उसका एसिटाइलेशन होता है। जब फिनॉल की रिएक्शन 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड से होती है तो उसका बेंजोइलेशन होता है। और जब उसकी रिएक्शन पैरानाइट्रोफेनिल आइसोसाइनेट से होती है तो यूरिथेन का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है वो हट रहा है और ये स्ट्रक्चर्स जुड़ रही हैं। अगर इस तरह की रिएक्शन अगर टर्पिनॉइड दे रहे हैं तो उससे ये आइडिया लग जाता है
कि ये फिनोलिक हो सकता है। नेक्स्ट आप देखें, सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे पहले आप देखें कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ये टेस्ट देगा। जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट पढ़ते हैं। अगर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। अल्कोहल का पता IR और NMR स्पेक्ट्रम के डेटा से भी पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले IR देखते हैं। अगर फ्री OH है, फ्री OH का मतलब जब OH के साथ, अल्कोहलिक OH के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है जो उसकी पीक को अफेक्ट करे, तो उसे हम फ्री OH कहेंगे। तो फ्री OH के लिए जो IR पीक आती है वो 3640 से 3600 सेंटीमीटर इन्वर्स पर आती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो OH की पीक 3200 से 3400 सेंटीमीटर इन्वर्स आती है। और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो OH की पीक 3500 से 3600 सेंटीमीटर इन्वर्स पर आती है। अगर हम NMR पीक्स की बात करें तो OH के लिए NMR सिग्नल जो है वो 4.5 से 12 डेल के बीच में आता है। ये स्पेक्ट्रल डेटा अगर थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो एक आइडिया लग सकता है हमें कि ये अल्कोहल होने की संभावना कितनी है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ OH ग्रुप। देखिए, नंबर ऑफ OH ग्रुप जो है वो आप ज़ेरेविटनॉव मेथड से पता लगाया जा सकता है। ज़ेरेविटनॉव मेथड में जो अल्कोहल है, अगर मान लीजिए उस टर्पिनॉइड में अल्कोहल है तो उसकी रिएक्शन CH3MgBr से होती है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें देखिए मेथेन है। ये मेथेन का जो फॉर्मेशन हुआ है ये अल्कोहल का हाइड्रोजन CH3 से जाके जुड़ा है और CH4 का फॉर्मेशन है। इसका इस रिएक्शन से ये पता लगता है कि मीथेन बनेगा उतना ही जितना अल्कोहल है। तो OH और CH4 जो है वो लगभग एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप मूल कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना OH या फिर कितने OH की संख्या है। मोल कंसेप्ट की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि एक मोल कोई गैस है वो NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए जाते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के बाद आप उसका नंबर ऑफ़ OH का पता लगा सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्म एसीटेट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी देखिए, अल्कोहल अगर पता लग जाता है अल्कोहल है तो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ये पता लगाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एसीटेट फॉर्म करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल अगर है तो वो भी एसीटेट फॉर्म करेगा, लेकिन टर्शियरी एसीटेट जो है वो हीट करने पर एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन फॉर्म होता है और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। थर्ड अपन पढ़ते हैं कार्बोनल ग्रुप। देखिए, फिनॉल हो चुका है, अल्कोहल हो चुका है, इसके बाद है कार्बोनल। कार्बोनल में आपने ये जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि डिफरेंशिएट एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं टॉलिन रिएजेंट के साथ और फेलिंग रिएजेंट के साथ। अगर कार्बोनल प्रेजेंट है, अगर उस टर्पिनॉइड में कार्बोनल है और वो एल्डिहाइड फॉर्म में भी हो सकता है, वो कीटोन फॉर्म में भी हो सकता है, तो अगर वो टॉलिन रिएजेंट के साथ और फेलिंग रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, और अगर नहीं देता है तो वो कीटोन है। सेकंड पॉइंट इसमें है ऑक्सीडेशन। देखिए, अगर टर्पिनॉइड में कीटोन है तो कीटोन के ऑक्सीडेशन होने पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की संख्या कम होगी, और अगर एल्डिहाइड है तो उसमें उसके ऑक्सीडेशन होने पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम नहीं होंगे। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है,
जो एक इम्पॉर्टेंट कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर किसी कीटोन में या एल्डिहाइड कीटोन में CH3CO ग्रुप है तो CH3CO ग्रुप का पता लगाने के लिए आप आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, जिसमें I2 और NaOH से रिएक्शन होती है और आइडोफॉर्म बनता है। कार्बोनल का पता आप अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा से भी लगा सकते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल प्रेजेंट है तो उसकी पीक 215 से 250 नैनोमीटर के बीच में आएगी और ये पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को बता रहा है। एक वीक पीक भी आती है N2 पाई स्टार की, जो 310 से 330 नैनोमीटर के बीच में होती है। आइसोलेटेड कार्बोनिल के लिए N2 पाई स्टार जो पीक है वो 270 से 300 नैनोमीटर के बीच में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स के लिए। इसके बाद है IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा की बात करें तो आइसोलेटेड कार्बोनिल ग्रुप के लिए जो पीक है वो 1700 से 1750 सेंटीमीटर के बीच में आती है। और अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल प्रेजेंट है तो उसके लिए जो पीक आएगी वो आएगी 1660 से 1685 सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आप नोट कर लें। अल्फ़ा बीटा का मतलब, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का मतलब कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो अल्फ़ा है और उस कार्बन से जो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है वो बीटा है। तो अब ये स्ट्रक्चर आप देखें अल्फ़ा और बीटा को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाए तो RCONa और CO2 निकलेगा, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लगाया जा सकता है। और दूसरा इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लगाया जा सकता है। हमने फंक्शनल ग्रुप में फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया है। अब हमारा जो अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए टर्पिनॉइड या टर्पीन्स में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने हैं, उनकी पोजीशंस क्या है। तो डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए जो सबसे पहले है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अगर एल्कीन जो है, जो डबल बॉन्ड है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है तो आप देखें इसमें, यानी इस डबल बॉन्ड पे चारों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इसकी रिएक्शन हम NaCl से कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो ब्लू कलर का होगा। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये देखिए आप, इस डबल बॉन्ड पे 3 एल्किल समूह हैं तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। इसकी रिएक्शन अगर NaCl से होती है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कलरफुल और कलरलेस दोनों हो सकते हैं। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन कितना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रोमीन वाटर, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोमीन वाटर का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है उस मॉलिक्यूल के अंदर तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है, उससे ये पता लगता है। और रिएक्शन होने पर ब्रोमीन का जो कलर है वो डिसअपियर होता है, उससे ये पता लगता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आप ध्यान रखिए कि NaCl का एडिशन जब ट्राई सब्स्टिट्यूट पे हो रहा है तो ये रिएक्शन जो होगी वो मार्कोनिकॉफ रूल से होगी। मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड पर NaCl का एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप देखें कि NO प्लस है और यहाँ पे Cl माइनस है, तो माइनस जो है वो इस कार्बन पर गया है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और पॉजिटिव पार्ट जो है वो वहाँ गया है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट आप देखें, अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसकी रिएक्शन परथैलिक एसिड से होती है तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है।
और थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें द अनयूज अमाउंट ऑफ एसिड इज़ डिटरमाइंड बाय वॉल्यूमेट्रिकली बाय एसिड बेस टाइट्रेशन। अब देखिए जितना डबल बॉन्ड होगा उतना ही पर एसिड का यूज़ होगा, और जो बचा हुआ एसिड है उसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन की हेल्प से पता लगा लेंगे कि अनयूज़ कितना है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का पता हम डील्स-एल्डर रिएक्शन से लगा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स, जिसमें ओजोन के साथ नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइपोहेलाइट, न्यूट्रल केमिनोफोर, एसिडिक केमिनोफोर और क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है। आप ये देखें कि अगर सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओजोनोलाइसिस। आप ये देखें कि अगर उस टर्पेनॉइड में इस तरह की स्ट्रक्चर है, यानी डबल बॉन्ड कार्बन और 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है तो उसका पता हम ओजोनोलाइसिस से लगा सकते हैं। देखिए जब भी ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाना हो तो आप क्या करें, ये जो डबल बॉन्ड है उसको बीच में से आप एक लाइन खींचें। आप ये देखिए ये लाइन खींचें, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन जोड़ दें, तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन। उसी तरीके से आप अगर यहाँ देखें आइसोप्रोपिनाइल में देखें, अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो आप क्या करें, बीच में से लाइन खींचिए, एक तरफ ऑक्सीजन यहाँ और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा एक तो फॉर्मल्डिहाइड होगा और एक एसिटल्डिहाइड होगा। और देखिए बोथ कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड इज एस्टिमेटेड वॉल्यूमेट्रिकली विच गिव नंबर ऑफ आइसोप्रोपिलिडीन एंड आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स की प्रेजेंस को हम NMR स्पेक्ट्रा के डेटा से भी या फिर हम कहें IR डेटा से भी पता लगा सकते हैं। तो आप देखें कि अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर है उस टर्पेनॉइड में, तो उसके लिए जो डेल की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 1.5 से 1.70 के बीच में। और अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है, आइसोप्रोपिनाइल की तरह स्ट्रक्चर है, तो ये CH3 जो है उसकी पीक आएगी 1.70 से 1.75 डेल के बीच में, और ये जो CH2 वाले ये जो हाइड्रोजन है इसकी आएगी 4.5 से 4.80 के बीच में। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन बाय CrO3 H2SO4। ये जो CrO3 है वो CH3C ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH में कन्वर्ट करता है, और जो एसिड बनता है उसको वॉल्यूमेट्रिकली एनालाइज किया जाता है। C है इसमें ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 या फिर K2Cr2O7। देखिए अगर ये डबल बॉन्ड जो है उसमें CRR ग्रुप को ये कन्वर्ट करेगा कीटोन में, और इस पार्ट को वो ऑक्सीडाइज करेगा RCOH में। ये लिखा हुआ देखिए क्या लिखा है कि ऑक्सीडाइज्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड ओलिफेनिक कार्बन इनटू अ कीटो ग्रुप एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओलिफेनिक कार्बन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आप ध्यान दें कि अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, देखिए टर्पेनॉइड साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों हो सकते हैं, तो अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो डाइकीटोन का फॉर्मेशन, कीटो एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। इसके बाद आप देखें कि KMnO4 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो CH2OH ग्रुप जो है वो COH में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये जो अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल वो कन्वर्ट होता है कीटोन ग्रुप में।
सिक्स पॉइंट आता है आपका डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए डिहाइड्रोजिनेशन जो है, इस मेथड से क्या होता है कि जो नॉन एरोमेटिक है उसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और एरोमेटिक से ये पता लगता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। एग्जांपल ये अल्फ़ा टर्पिनॉल है। देखिए अल्फ़ा जो टर्पिनॉल है उसको जब सिलीनियम से इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो प्रोडक्ट बनता है पैरासाइमिन। उसी तरीके से कैम्फर का अगर पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में हम डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो भी प्रोडक्ट बनता है पैरासाइमिन। ये पैरासाइमिन की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो बना है, ये बताता है कि अल्फ़ा टर्पिनॉल और कैम्फर की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा। यानी उसमें बेंजीन में डबल बॉन्ड है वो तो नहीं होगा, 3 डबल बॉन्ड नहीं होंगे, लेकिन इसका जो स्केलेटन है अल्फ़ा टर्पिनॉल का या हम कहें कैम्फर का, उसका स्केलेटन पैरासाइमिन टाइप का होगा। और आप देखें स्ट्रक्चर अल्फ़ा टर्पिनॉल का कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ऑफ रिंग्स। देखिए नंबर ऑफ रिंग्स का मतलब ये कि जो टर्पिनॉइड है वो साइक्लिक और एसाइक्लिक भी होता है, उसका आप पता कैसे लगाएंगे। तो आप ये जो टेबल है इसको ध्यान रखें। अगर CnH2n फार्मूले को CnH2n+2 फार्मूले को अगर फॉलो कर रहा है तो वो एसाइक्लिक होगा। CnH2n को फॉलो कर रहा है तो वो मोनोसाइक्लिक होगा। CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है तो वो बाईसाइक्लिक होगा, नंबर ऑफ रिंग्स 2 होंगी। CnH2n-4 को फॉलो कर रहा है तो ट्राईसाइक्लिक होगा, और CnH2n-6 को फॉलो कर रहा है तो टेट्रासाइक्लिक होगा। देखिए इसको पता कैसे लगाते हैं। एक एग्जांपल है कार्बन का। देखिए कार्बन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C10H14O है, और आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं और एक कीटोन ग्रुप है। तो जब भी आपको पता लगाना होता है कि ये रिंग है या नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड, देखिए 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन लेते हैं और 2 डबल बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन लिखेंगे। तो ये देखिए 2 डबल बॉन्ड जो है उसके लिए 4 हाइड्रोजन हैं, और एक कीटोन ग्रुप या एक कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके लिए हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं। तो आप देखिए 2 डबल बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन और एक कीटो ग्रुप के लिए 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए 6। अब इन 6 को आप इस केमिकल फार्मूला जो है C10H14O में जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 जोड़ दीजिए। तो जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C10 और H20। अब आप इस टेबल में से देखिए कि C10H20 कौन सा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, CnH2n को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये मोनोसाइक्लिक होगा और ये नंबर ऑफ रिंग्स होगी 1। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं 1 है। तो ये जो हमने पढ़ा है पूरा, इससे आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा डेटा आपने, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, और थोड़ा सा टफ भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अगर इसको याद रखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसको आप पढ़ के रखिए। हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हम पर्टिकुलर एक सिट्रल जो एक टर्पिनॉइड है उसको हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।